प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको बताया जा रहा है क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का जो आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है इस साल 2025 में, वो आज जो आपका पेपर 6 मार्च को होगा तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने जबकि लिखा हुआ कि हर साल बोर्ड में आने वाले जो प्रश्न हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे। प्रश्न और उत्तर दोनों एक साथ साथ, और इसमें सन भी दिया रहेगा कि मतलब कि आपको ये किस किस सन में पूछा है। इससे आपको अंदाज़ा ये लग जाएगा कि ये कितनी बार आपको पूछा गया होगा और ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है। तो मुझे आशा है कि आपकी तैयारी जो है ज़ोर शोर से चल रही होगी, क्योंकि आप एकदम बॉर्डर के नज़दीक आ रहे हैं धीरे धीरे। तो आपकी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही होगी और आप इसे भी तो उसमें अपनी तैयारी में जोड़ लीजिए, जिससे कि आने वाले अंक जो हैं आपके इतने बेहतर रहें कि हमें भी गर्व हो कि भाई मैंने सही कॉन्सेप्ट आपको दिया था। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। सबसे पहला प्रश्न ये देख रहे हैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जो हर साल पूछे जाते हैं, उसमें से सबसे पहला प्रश्न है स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र लिखिए। ये आपको पूछ रहा है प्रश्न स्वप्रेरण से। तो इसमें आप देख रहे हैं कि स्वप्रेरण किसे कहते हैं? किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर, यानी कोई कुंडली है, अगर उससे जुड़ी हुई जो चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न हो रहा है उसके मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखिए कुंडली है, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ और उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जब होता है तो उसी के कारण कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा, ये दोनों जब उत्पन्न होती है तो उसी उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। बहुत आसान सा ये प्रश्न है और इसका उत्तर ये सुनते ही याद हो जाएगा। इसमें देखिए स्वप्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र भी पूछा था, तो बीमीय सूत्र ये तो रही स्वप्रेरण की परिभाषा या स्वप्रेरण का डेफिनेशन, और यह स्वप्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र तो क्या होता है कि ml² t-2 a के पावर -2 यानी a-2 होता है। तो ये जरूर याद रखिएगा। तो अगला जो प्रश्न है आपका ये है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम समझाइए। तो ये आपको देखिए कितने ज़्यादा पूछा हुआ है, लगातार इसकी श्रेणी बनी हुई है। तो फैराडे का अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम आपको लिखना है तो इसमें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दो नियम है। प्रथम नियम यह है क्या कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, जब किसी परिपथ में जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये आप देखें अभी ऊपर ही तो ये घटना होती है। तो इसी समय यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, यानी जब तक चुंबकीय यह धारा तब तक बहती रहेगी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में होता रहेगा। जो ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो ही यह धारा नहीं बहेगी। तो ये रहा इनका पहला नियम। अब द्वितीय नियम इसी में क्या आप लिखेंगे, ये लिखेंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी जो विद्युत वाहक बल जो आपका उत्पन्न हुआ है वो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होने से हुआ है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यानी कि माइनस चुंबकीय फ्लक्स के इक्वल होता है। तो ये रही बात, ये दूसरे नियम में आप लिखेंगे। अब अगर आपको पूछ दे बाई चांस कि किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए, तो आप इसका क्या सूत्र लिखेंगे? माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर होता है NV-NR बाई NY-1, ये होता है। तो NV-NR यानी कि जो वायलेट जो रंग की आपकी है जो अपवर्तनांक, और रेड कलर का और येलो कलर का, तो उस हिसाब से और -1 होता है। तो ये आप फार्मूला लिखेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साफ साफ आपको बताया गया है कि NV का मतलब ये जो अपवर्तनांक है आपका बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक ये है, लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक ये है और पीले रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक ये है और -1 है। तो इस तरीके से इसी के अनुपात को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण क्षमता। ये इस फार्मूला होता है। अगला जो प्रश्न है आपका ये है कि वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि देखिए निरक्षीय स्थिति जब कहता है तो इसे आप क्या कह सकते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति भी कह सकते हैं। यानी दोनों में से कोई नाम ले, आपको यही वाला काम पूरा करना है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहला काम आप ये देख रहे हैं कि इसमें निरक्षीय स्थिति में जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, फार्मूला निकालना है, बनाना है, तो आप क्या करेंगे, निगमन करना है, डेरिवेशन करना है, तरह तरह की बातें ये कहा जाता है। तो माना ए बी, यानी ए बी कौन है, ए से लेकर बी तक ये आपका क्या है, देख रहे हैं आप कि ए बी है, ये एक आपका द्विध्रुव है, ठीक, और जिसके बीच की लंबाई 2l है। यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं कि 2l है, और विपरीत आवेश जो है आपके दिखेगा है -q, और ए पर -q है और बी पर +q आवेश है। तो आप इधर देख रहे हैं विपरीत आवेश है, यह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। यानी ये जो आपका द्विध्रुव रखा गया है ये के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। आप देख रहे हैं जब ये 2l है तो यहाँ बीच से ये आधा यल होगा और ये आधा यल होगा, यल मिलकर 2l कह सकते हैं आप इसे। तो अब एक बात यह है कि इसके मध्य बिंदु जो O है, O से R दूरी पर, यानी O से R दूरी पर यहाँ पे आप देख रहे हैं एक P बिंदु स्थित है, P स्थित है। अब यहाँ पे आप कब देख रहे हैं कि +q और -q आवेश जो हैं, आवेशों से बिंदु P तक की दूरी क्या कही जाएगी, यानी कि जो -q से चाहे +q से जो दूरी कही जाएगी, यानी जो आपका विकर्ण होगा यानी कर्ण होगा, ये जो कर्ण आपका होगा ये कितना होगा, √r² + l²। ये इधर का भी वही होगा, r भाई कॉमन सी बात है और ये l भी कॉमन है, तो r² + l² अंडर रूट में ये आपकी दूरी हो गई P से लेके +q तक और P से लेके -q तक। और ये E1 आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र आपका की तीव्रता ये E1 है, और इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E2 है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये E2 आपका है, ये आपका E1 है, E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये नीचे की ओर, और ये आप देख रहे हैं कि इधर ये E2 ऊपर की ओर। तो अब बात को समझिए कि ये तो ये दूरी बता दिया वगैरह सब कुछ। तो +q और -q से दूरी जो है P बिंदु की वह इतना है, और +q आवेश के कारण अब देखा जाए कि +q आवेश के कारण जो है कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है आपकी E2 का मान कितना होगा। तो E2 का मान अगर हम आपको निकालें तो E2 का मान जो होगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई अंडर रूट में r² + l² का होल स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पे r² होता है, तो दूरी जो है इतनी है तो r² होता है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे का भी। ये आपका समीकरण 1 हो गया। E2 अगर कहा, E1 E2 तो हो गया। अब -q आवेश पर, यानी कि -q आवेश पर जो P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह E1 होगी। तो E1 होगी, तो इस तरीके से E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इंटू क्यू बाई अंडर रूट r² + l² का होल स्क्वायर, यह भी वही होगा। अब आगे देखिए कि अगर E1 और E2 परिमाण में बराबर हैं, ठीक ना, तो E1 और E2 अगर बराबर हैं तो परंतु दिशाओं में भिन्न है। आप देखें कि E1 नीचे की ओर लग रहा था और E2 ऊपर की ओर लग रहा था, तो बराबर हैं तो लेकिन परिमाण में तो बराबर हैं लेकिन दिशा में बराबर नहीं है। इसलिए इन्हें समांतर व लंबवत घटकों में वियोजित करने पर लंबवत घटक परस्पर बराबर और विपरीत हैं। ये आप बराबर और विपरीत हैं, ये आप देख रहे हैं, ये लिखेंगे। और इसके बाद क्या लिखेंगे कि इसलिए यह एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, इसलिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, तीव्रता समांतर घटकों के कारण प्राप्त होता है। तो अतः अगर देखें कि बिंदु P पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो जो कॉमन दोनों का अगर देखा जाए कि पूरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, दोनों का मिला जुला, तो E बराबर आप लिख सकते हैं E1 cos थीटा + E2 cos थीटा लिख सकते हैं। ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से अगर देखा जाए E1 और E2 का मान समीकरण 3 में अगर रख दिया जाए, यहीं पे E1 E2 का मान अगर रख दिया जाए, जो समीकरण ऊपर 2 हैं, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 से E1 E2 का मान अगर रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि cos थीटा है ही, तो यहाँ पे E1 E2 का मान रख देंगे। तो अब देखिए, तो आप देखें कि जो E1 और E2 का मान आप रख देंगे तो दोनों में आप देख रहे थे कि cos था, तो cos को हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया,
अब यही चीज़ यहाँ पे E1 और प्लस E2 हो गया आपका बचा, तो E1 प्लस E2 बचा, E1 की जगह E1 का मान, E2 की जगह E2 का मान। अब आप देखिए यहाँ पे आप अंडर रूट नहीं देख रहे हैं। अंडर रूट न देखने का मतलब ये है कि अंडर रूट का जब स्क्वायर होता है तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा, केवल ब्रैकेट में क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसमें भी वही बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बात देखिए कि E बराबर आपका यहाँ पे Q और Q है, बीच में प्लस है तो 2Q हो जा रहा है, और ये तो आपका एलसीएम हो जा रहा है, बराबर एलसीएम है, इतना ही है भी यहाँ पे हर समान है, तो इसका मतलब एलसीएम भी वही होगा, और 2Q हो जाएगा आपका, जोड़ देंगे तो, और कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे बात समझिए, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, L बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। तो कर्ण का मान मैंने कहा था कि इतना है जो दूरी दिया था, और आधार कितना था, L था, क्योंकि पूरा मिला के तो 2L था। आधा से अगर देखा जाए O से त्रिभुज, आधा आधा त्रिभुज, समकोण, दो समकोण त्रिभुज बन रहे थे, तो अगर देखा जाए एक और का, तो L बाई यल आपका क्या है, आधार है, और ये कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी L बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये तो चीज़ों का त्यों अभी है। इसके बाद आप सबको मिला दीजिए, 2Q और यल हो जाएगा, 2QL, और 1/4πε0 के को बाहर कर लीजिए, तो 1/4πε0 के बाहर हो गया, और 2QL बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और फिर ये जो आप देख रहे हैं इसका अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो ये लिख सकते हैं आप अंडर रूट को, दोनों को मिला दिया, एक साथ गुणा कर दिया। तो अब देख रहे हैं कि E बराबर क्या होगा, 1/4πε0, ये ज्यों का त्यों है, 2QL भी ज्यों का त्यों है। अब जब इसका आप देखिए ये बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, अब जब आधार जब समान है तो ये घात भी इसकी क्या होगी, जोड़ देंगे, घात जोड़ देंगे, तो इस पे घात कुछ नहीं है तो एक है, एक में 1/2 जोड़ेंगे तो वो 3/2 हो जाएगा, भिन्न का जोड़ वाली सिस्टम से। तो क्या हो जाएगा, एक बार आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख देंगे, और उस पर 3/2 पावर हो जाएगा। जो आपका एल है वह अगर आर से बहुत छोटा हो तो एल का मान, इसका मतलब नगण्य होगा, यानी जीरो, तो एल का मान अगर जीरो हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आर स्क्वायर पे कितना पावर हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, एल स्क्वायर तो खत्म हो गया आपका, आर स्क्वायर पे 3/2 होगा, 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो 2 से 2 आपका कट गया, तो आर पे कितना बचा, 3, तो आर पे कितना बचा, ये 3 आप देख रहे हैं। और इस तरीके से आप देखिए कि अब P बराबर क्या होता है, P बराबर आपका 2QL होता है, तो इस 2QL के जगह जो ऊपर से आता गया है वो 2QL की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P। तो यही आपका क्या है बच्चा कि E बराबर 1/4πε0 के इंटू P बाई आर स्क्वायर, ये आर क्यूब, ये आपका व्यंजक हो जाएगा किसका, निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा। अब आप देखें कि लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, तो लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, लेंस की जो क्षमता है उसकी अगर पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे कि लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक है ना। तो लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, वो उसमें लेंस की क्षमता उसकी मीटर में, मीटर नाम के पैमाने में, यानी मीटर में जो फोकस दूरी हम मापते हैं उसी का अगर व्युत्क्रम यानी उल्टा कर दिया जाए, तो यानी देख रहे हैं आपकी फोकस दूरी 1/f यानी उल्टा कर दिए, तो इसका मीटर में अगर नापें उसी का उल्टा कर दिए, पहले f का मतलब सीधा है, उल्टा का मतलब व्युत्क्रम का मतलब 1/, कर देंगे, तो ये उल्टा जो होता है वही आपका क्या होता है, लेंस की क्षमता यानी P होता है। तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं ये, और जो P होता है इसका जो मात्रक होता है वह क्या होता है, डायोप्टर होता है, यानी D से दर्शाते हैं, यानी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, और फार्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। अब देखिए देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, देख रहे हैं आप कि कितना ज़्यादा पूछा गया है। तो देहली आवृत्ति क्या होती है, इसे क्या समझते हैं, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं, और इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, यही इसकी महत्ता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये आप देहली आवृत्ति लिख देंगे, और इसका फार्मूला होता है V0 बराबर C/Δ0। C यहाँ पे क्या है, प्रकाश की चाल है जो 3 × 10⁸ होती है, और ये लैम्डा नॉट का मतलब देहली तरंग दैर्ध्य है आपकी। तो इस तरीके से देहली आवृत्ति का फार्मूला भी देख रहे हैं, डेफिनेशन भी देख रहे हैं। अगला जो आपका जो प्रश्न है वो ये है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग से आप क्या समझते हैं। तो इसमें देख रहे हैं आप कितनी बार पूछा गया है, तो इसमें देहली आवृत्ति है या देहली तरंग है। देहली तरंग दैर्ध्य
जो होती है देहली तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, ये क्या है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में। तो किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य वह अधिकतम मान जिससे तरंगदैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके देहली तरंगदैर्ध्य कहलाता है। इसे डेल्टा 0 या डेल्टा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ये भी आपका हो गया। तो आप देख रहे हैं कि डेल्टा नॉट बराबर C/V0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो V0 है वो आपका क्या है, देहली तरंगदैर्ध्य था, ठीक ना, देहली तरंगदैर्ध्य है। और ये C जो है वह प्रकाश की चाल है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये V0 नहीं, ये जो है आपका ये लैम्डा नॉट जो है ये आपका देहली तरंगदैर्ध्य है और ये आपका C/V0 है। तो V0 तो आपका देहली आवृत्ति है, ठीक ना। तो इस तरीके से ये आप देख ले रहे हैं, इसे तैयार कर लीजिएगा। आगे जो 8वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, तो ये देखिए कितना ज़्यादा पूछा गया है। तो इस तरीके से ये भी इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आपका आएगा, जो इस एग्जाम में आ सकता है। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन जो होता है वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा होती है जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। यानी अगर किसी भी तल से पृष्ठ से धातु के पृष्ठ से तल से अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाना है तो उसके लिए जो भी ज़रूरत होगी कम से कम प्रकाश, वह प्रकाश ऊर्जा जितनी ज़रूरत प्रकाश ऊर्जा की होगी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए, उसी को बोलते हैं प्रकाश वैद्युत कार्यफलन। उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। अब सामान्यतः इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। और W बराबर होता है HV0 या Hν0। तो यहाँ पे H जो है आपका प्लांक नियतांक है स्मॉल h, और V0 जो है वो आपका देहली आवृत्ति है। तो आप देख रहे हैं कि ये तो आपका हो ही जा रहा है। आगे जो अगला प्रश्न है वो है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। अगर एग्जाम में आपको ये पूछ दे कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं, तो देखिए ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि जब किसी सेल से प्लेटों को सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, यानी जब किसी सेल की प्लेट हैं उनको तार द्वारा अगर जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर इसके घोल में जो होता है ऋण प्लेट की ओर बहती है। यानी धारा जो होती है धन से ऋण की तरफ बहती है। तो क्या होता है कि इस प्रकार जो सेल के दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध यानी बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो इस तरीके से धारा को रोकने के लिए जो घोल द्वारा उस पर अवरोध लगाया जाता है तो सेल का वही क्या कहा जाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। ये आप लिख लेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न अगर आपका बन जाए कि डायनमो या विद्युत जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि ये तीनों चीज़ें एक ही को कहते हैं। इनमें से किसी का भी नाम ले ले, डायनमो, विद्युत जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, तो आप चीज़ यही पूरा लिखेंगे। तो अब क्या है कि इसके सिद्धांत, रचना और कार्यविधि को समझाना है। तो अब इसमें आप देखिए ध्यान से, सबसे पहला चीज़ कि डायनमो विद्युत जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है। तो यह देखिए यह एक ऐसा साधन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा मतलब जो हम ताकत लगा के किसी चीज़ को चलाते हैं या घुमाते हैं, किसी भी वस्तु को गति जो देते हैं हम, तो उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और उस गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो आप देखते हैं कि जब जनरेटर को स्टार्ट करना रहता है सबसे पहले उसकी पहियों को घुमाते हैं। तो जब घुमाते हैं तो उसके घुमाने से क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इस यांत्रिक ऊर्जा के कारण, घुमाने का मतलब यांत्रिक ऊर्जा जब देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में। और जब तक चलता रहता है, घूमता रहता है, यांत्रिक ऊर्जा मिलती रहती है, तब तक विद्युत ऊर्जा बनती रहती है। तो ये आप देखे होंगे जनरेटर और जो आपका डीजल इंजन होता है उसमें। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो इसी के परिणाम से कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, और धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा
ज्ञात हो सकती है। तो आप जानते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे जो है ये आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने एक फिगर है। क्या फिगर है देख रहे हैं आप कि इस फिगर में आपको ये दिखाया गया है कि ये जो है ये इधर से इधर की तरफ घूम रहा है, यानी ये प्लेट है आपकी, यही आपकी कुंडली है, तार लपेट के बनाया गया है। तो ABCD, तो ये आपका प्लेट कुछ चपटा प्लेट है, यही आपका घूमता है। तो ये किधर से घूमेगा, ऐसे घूमेगा, यानी AB जो है किसकी ओर जाएगा, CD की ओर। CD घूम के नीचे से फिर घूम के किसकी ओर आएगा, AB की ओर। तो यानी ऐसे ऐसे गोल गोल इधर को घूमेंगे। तो इस तरीके से इधर का चिन्ह दिखाया गया है। ये आपके दो शक्तिशाली चुंबक हैं N और S, तो ये आप देख रहे हैं। अब ये जो आपका है ये देख रहे हैं कि इसी से एक कुंडली से तार यानी जोड़ा गया है। वो एक ये आपका इसे बोलते हैं आप सर्पी वलय, ठीक ना, और इसे बोलते हैं ब्रूस। सर्पी वलय, ये दो सर्पी वलय आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रूस से इसको जोड़ा गया है, ठीक ना। तो ब्रूस से जोड़ा गया है और धारा जो है आपकी यहाँ से प्रवाहित कर रहे हैं, तो धारा आपकी ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे होते हुए तब इधर से आएगी, यानी ऐसे आपकी धारा बहेगी जब इसमें जब आपका विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो अब सुनिए, तो इसकी रचना पूछता है। सिद्धांत समझ लिए, ये इसकी परिभाषा समझ लिए। अब रचना समझ लीजिए कि रचना क्या है। रचना जो है इसकी ये है कि ये बनता कैसे है। इसमें निम्न भाग होते हैं जो आपको अभी दिखाया गया है। शक्तिशाली चुंबक है ये, इसमें चुंबक के ध्रुव नॉर्थ और साउथ दो होते हैं, दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, और दो शक्तिशाली चुंबक के ये ध्रुव होते हैं N और S, आपको दिखाया गया ऊपर। आर्मेचर का मतलब कि जो यह एक आर्मेचर मतलब ABCD जो था वही है आपका, यानी यह एक आयताकार, यानी चपटा मैंने बताया था कि कुंडली होता है आयत के आकार का, और ABCD है यह तांबे के तार को क्रूड पर लपेटकर बनाई जाती है, यानी कि तांबे के तार को लपेटते हैं किस पे, क्रूड पर, यानी एक चपटी जो आपकी प्लेट पर बनाई जाती है। और यह चुंबक के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होता ही है, यानी जो बताया ना चुंबक के बीच में इधर को घूमेंगे ऐसे। और सर्पी वलय मैंने अभी दिखाया, गोल गोल दो नीचे थे, तो सर्पी वलय तो कुंडली के दोनों सिरे, सर्पी वलय कौन है, कुंडली के दोनों सिरे अगर दो अलग अलग धातु के छल्लों से जुड़े होते हैं, तो यानी तार से देखे थे जुड़ा हुआ था, जिसे सर्पी वलय कहते हैं। और ब्रूस क्या होता है, ब्रूस भी मैंने बताया सर्पी वलय से संबंधित है। तो सर्पी वलय जो होता है हमेशा तांबे की बनी दो पत्तियों को स्पर्श करते रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ब्रूस कहते हैं। जो छोटे छोटे सर्पी वलय के बगल में आपके हैं वो ब्रूस हैं। अब देखिए कि इसकी क्रियाविधि क्या होती है, काम कैसे करता है, मैंने बताया छोटे में ही आपको बताया। आप देखिए समझ लीजिए काम कैसे करता है ये। जब चुंबक के ध्रुवों के बीच कुंडली को रखकर घुमाया जाता है तो इसकी भुजा AB की ओर तथा CD नीचे की ओर जाते हुए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है, और इसके फलस्वरूप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इन भुजाओं में AB और CD के अनुदिश प्रेरित धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं, और इस प्रकार कुंडली में ABCD दिशा में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का आधा चक्कर पूरा होने के बाद भुजा AB और CD क्रमशः अपनी अपनी स्थितियां बदल लेती हैं, जिससे प्रेरित धारा की दिशा भी बदल जाती है। जब स्थितियां वो बदल लेती हैं तो प्रेरित धारा भी बदल जाती है। इसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और इसलिए इस जनित्र को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि जनित्र को या विद्युत जनित्र को या डायनमो को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्यों कहते हैं, तो आप यही बात उसमें मिला सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि ABCD जो कुंडली में ABCD दिशा में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का आधा चक्कर पूरा होने के बाद भुजा AB और CD क्रमशः अपनी अपनी स्थितियां बदल लेती हैं, जिससे प्रेरित धारा की दिशा भी बदल जाती है। इसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और इसीलिए इस जनित्र को भी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए। ये 10 प्रश्न आप एकदम अभी कंठस्थ कर लीजिए, अभी तैयार कर लीजिए, और इतनी बार इसको देख लीजिए कि आपके दिमाग में छप जाए, और एग्जाम के टाइम में ये आपके कॉपी में भी छप जाए। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए।
और इसलिए आप क्या कीजिएगा, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बच्चों न भूलिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, जिससे आपके लाइक अनलाइक का पता चलता रहे और आपको की रिक्वायरमेंट का भी पता चलता रहे।